नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक कहावत कही जाती है कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो बाकी चार उंगलियां अपने आप आपकी तरफ मुड़ जाती हैं। अमित शाह जी बिहार में परिवारवाद को याद कर रहे थे और कह रहे थे लालू जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं और सोनिया जी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखिए, अमित शाह भी दिल ही दिल में तो चाहते ही होंगे कि उनके बेटे भी प्रधानमंत्री बन जाएं या मुख्यमंत्री बन जाएं या कुछ और बन जाएं, उनके नाम की पर्ची निकाल दी जाए और उसके बाद एक बड़े से बंगले में वो मुख्यमंत्री बन के आराम से रहें। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके जो बेटे हैं, उनका जितना परफॉर्मेंस हम लोगों ने पब्लिक देखा है, अंग्रेजी तो नहीं ही बोल सकते, हिंदी भी कभी ढंग से बोलते हुए नहीं देखा है और इस लायक नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री या कुछ और बना पाए अमित शाह जी। इसलिए क्रिकेट का काम उनको सौंप दिया है, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के बेटे होने के चलते वो आईआईसी के प्रेसिडेंट हैं, इंटरनेशनल बॉडी के प्रेसिडेंट हैं। करोड़ों खरबों का जो हिसाब किताब है वो उनके हाथ में पहुंच गया है। ये परिवारवाद नहीं है। कितना क्रिकेट खेला है जय शाह ने, बचपन से लेकर जवानी तक कौन सी टीम में खेला है? चलो, गुजरात की टीम को कभी रिप्रेजेंट किया है? नहीं, कुछ नहीं किया है। तो जब किसी लायक नहीं था आपका बेटा, उसको आपने आईआईसी में पहुंचा दिया। तो सोनिया गांधी जी या लालू जी अपने बेटे के बारे में अगर सोच रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सोचने को तो आपकी पार्टी में भी सारे वही लोग हैं जो सोच रहे हैं। रामविलास पासवान जी के बेटे आपके साथ हैं। यह किस्सा इतनी बार सुनाया जा चुका है कि बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बेटों को क्या क्या बनाना चाहते हैं। बाकी मोदी जी के बेटे हैं ही नहीं, तो बनाना भी चाहेंगे तो क्या बनाएंगे? परिवार होना चाहिए, परिवार की परंपरा होनी चाहिए, तब परिवारवाद जैसी कोई चीज आएगी। कोई प्रोफेसर है, उसका बेटा पढ़ता है, वो डॉक्टर होता है, उसका बेटा पढ़ता है कुछ और होता है, उसकी बेटी पढ़ती है कुछ और होती है। ये परंपराएं तो परिवार में चलती ही रहती हैं। खैर, परिवार पर बात छोड़ देते हैं। गुंडा राज और बाकी सबकी बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में हम केवल 2 चरण में चुनाव करा रहे हैं, जबकि पहले 5-5 चरण में चुनाव होता था। पहली बात तो यह कि 20 साल से आप ही की सरकार है और आप ही लोग 5-5 चरण में चुनाव लायक माहौल बनाते थे। दूसरा सवाल जरा सा पूछ लेते हैं। आप कह रहे हैं बिहार में अगली बार 1 चरण में चुनाव कराएंगे। ये बताइए, गुजरात में क्यों नहीं 1 चरण में चुनाव कराते हैं? गुजरात में तो 20 बरस से आपका शासन है और गुजरात साइज में भी कोई बिहार से बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन में भी बड़ा नहीं है। तो गुजरात में आपने 2 चरण में चुनाव क्यों कराए, 1 चरण में चुनाव क्यों नहीं कराया? थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ का शासन था पिछली बार भी और इस बार भी उन्हीं का शासन है, वहां पर पिछले चुनाव में 5 चरणों में मतदान क्यों हुआ था? इसका मतलब तो बहुत सीधा है कि यूपी में आप कहना चाह रहे हैं योगी राज में गुंडागर्दी चल रही है, तभी तो आपको 5 चरण में चुनाव कराना पड़ा। बिहार में कह रहे हैं कि हम गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और 1 चरण में चुनाव होगा और यूपी में 5 चरण में चुनाव होता है, गुजरात में 2 चरण में चुनाव होता है, मध्य प्रदेश में 3 या 4 चरण में चुनाव होता है जहां आपकी सरकार रहती है। ऐसे कई सारे और स्टेट गिनाए जा सकते हैं। तो ये जो आप उंगली उठा रहे हैं, ये उंगली तो आपकी तरफ पलट के आ रही है कि 20 साल में, 25 साल में आप गुजरात में वो माहौल नहीं बना पाए कि 1 चरण में चुनाव करा पाए। योगी आदित्यनाथ यूपी में वो माहौल नहीं बना पाए कि 1 चरण में चुनाव करा पाए। और क्या आप ये वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा वो आप 1 या 2 चरण में करवा लेंगे? अगर नहीं करते हैं तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें परिवार के बारे में, गुंडागर्दी के बारे में और बाकी सब के बारे में आपको नहीं करना चाहिए। आप तो पहले ही कह चुके हैं बिहार के पास जमीन नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लगेगी। यानी बिहार जो है वो लेबर की सप्लाई करता रहेगा। समय पर सिंचाई, समय पर पढ़ाई और वगैरह वगैरह आपने बात की, लेकिन समय पर नौकरी की बात नहीं की। एक तो बिहार के कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में कितनी समय से पढ़ाई होती है और कितनी समय से परीक्षाएं हो जाती हैं, ये सब जानते हैं। आपके यूपी में, आपके बिहार में, जहां जहां आपका शासन है, वहां किस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम सालों साल से रुके हुए हैं और फिर होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, यूजीसी तक में पेपर लीक हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है और आप देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री पर याद आया, दिन रात घुसपैठिया की बात करते हैं आप, और आप देश के गृह मंत्री हैं जिसके हाथ में बीएसएफ है, जिसके हाथ में सारी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और आपके रहते घुसपैठिए देश के अंदर घुसते हैं। यह तो ऐसा लगता है कि आप एक उंगली सामने वाले के ऊपर उठाने गए थे और चार नहीं, दो चार और उंगलियां आपकी तरफ मुड़ गई हैं, एक एक चीज पर सवाल कर रही हैं। और मजेदार इनका गठबंधन है। ये मदरसे को आतंक का अड्डा कहेंगे कि मदरसा जो है वो आतंक का अड्डा होता है, और नीतीश कुमार कहेंगे कि मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन मिल रहा है। तो नीतीश कुमार मदरसों को सरकारी स्कूल बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मदरसे तो आतंक का अड्डा होते हैं। अभी नाजिया इलाही खान जो इधर उधर होते हुए भाजपा में पहुंची हैं, वो अपने वीडियो में बता रही हैं कि मदरसे आतंक का अड्डा होते हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में कितने मदरसों को बंद किया गया है वो आप जानते हैं। और नीतीश कुमार बिहार में मदरसा बोर्ड बना रहे हैं, मदरसे के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों जितना वेतन दे रहे हैं, और इनका गठबंधन है। अगर इसको दोहरापन नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी में कम से कम सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अभी कल की घटना है कि बाकायदा एक लेटर जारी किया गया और एक साथ 22 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया। और ये कोई लोकल लेवल के लीडर नहीं थे। इसमें श्याम बहादुर सिंह हैं जो विधायक रहे हैं, इसके अलावा पूर्व मंत्री शामिल हैं, पूर्व विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी शामिल हैं, और इनके ऊपर आरोप है कि पार्टी विरोधी आचरण और गतिविधियों में शामिल रहे। दरअसल जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है, गठबंधन के अंदर जो समस्या थी उस पर तो मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जो दिक्कत है उस पर बात नहीं होती है। आप सोचिए, जिनको निकाला गया है, मैं उनके नाम पढ़ देता हूं, जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम को जानते होंगे। शैलेश कुमार, श्याम बहादुर सिंह, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह, डॉक्टर आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला। यह किस्सा हो गया जेडीयू का, नीतीश जी की पार्टी का। अब जीतन राम मांझी की पार्टी को देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो उनका है, HAM जिसको हम कहते हैं, जिसके नाम से वो कविता विता लिखे थे जब सीट पूरी नहीं मिल रही थी, उस पार्टी ने भी 11 नेताओं को एक दिन में पार्टी से बाहर निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से परिवारवाद पे पूरा टिकट वितरण किया गया, अपनी बहू को, रिश्तेदारों को टिकट दिया गया, उससे पार्टी का दरी उठाने वाला जो कार्यकर्ता है, पूरे साल मेहनत करने वाला जो कार्यकर्ता है, वो नाराज तो होगा ही। तो एनडीए के अंदर भी खूब खींचातानी चल रही है और अब पूरा एनडीए कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से मुस्लिम वोट बांट दिया जाए, किसी तरह से मुस्लिम वोट जो है वो गठबंधन को पूरा पूरा ना मिले। सारी कोशिश यही है। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं और अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। नीतीश कुमार से मेरे कुछ सवाल हैं जो मैंने पहले भी पूछा है। नीतीश कुमार अपनी तरह के सेकुलर आदमी रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार की पूरी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है वो समाजवाद की ट्रेनिंग है, जो सेकुलर ट्रेनिंग है, जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं सिखाया जाता है। गांधीवाद की ट्रेनिंग है, लोहियावाद की ट्रेनिंग है, जयप्रकाश की ट्रेनिंग है, इन लोगों की ट्रेनिंग है। ये सारे लोग समाजवादी आंदोलन जो 1975 के इमरजेंसी के बाद हुआ था या उस समय हुआ था, उसमें ये लोग नेता बनकर उभरे थे और उस समय के युवा तुर्क हुआ करते थे। तो मैं नीतीश कुमार को कोई ये नहीं कह रहा हूं कि जन्मजात सांप्रदायिक हैं। नीतीश कुमार के अंदर सेकुलरिज्म कभी कभी दिखाई दे जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की क्या मजबूरी होती है कि जाके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं? वही नीतीश कुमार जो कभी नरेंद्र मोदी को जाने क्या क्या कह चुके हैं, आखिर किस मजबूरी के तहत भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं? नीतीश कुमार जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, मैं कुछ उपलब्धियां याद कर ले रहा हूं। उनके शासनकाल में पटना में कश्मीरी व्यापारियों को पीटा गया था। उनके शासनकाल में कई सारी लिंचिंग की घटनाएं बिहार से आ चुकी हैं।
तो यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप खुद को सेकुलर समझते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं गठबंधन को नहीं, आपको मुसलमानों का वोट मिलना चाहिए, तो फिर आप जाकर उस भारतीय जनता पार्टी की गोद में पहली बात क्यों बैठ जाते हैं, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बात कर रही है, जिसका प्रवक्ता नेशनल मीडिया पर बैठ के कहता है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। और दूसरी बात कि जब मुसलमानों के व्यापक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है तब चुप क्यों हो जाते हैं। वक्फ बिल का मुद्दा आया था, आपके समर्थन पर सरकार टिकी है। अगर आपके लोग वोट नहीं देते तो वो बिल लोकसभा में पास होता ही नहीं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप जाकर वक्फ बिल पर वोट कराते हैं? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि सीएए एनआरसी पर आप सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि जब मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं तो आप खामोश बैठे रहते हैं? तो बहुत सीधी सी बात है कि मुसलमानों को लेकर या किसी को लेकर आपके दिल में कुछ धड़कता नहीं है। आप बस उनके थोड़े से वोट चाहते हैं। लेकिन जब उनके हित का मामला होता है तो छोटा मोटा हित तो आप कर देते हैं, छोटी मोटी योजनाएं तो आप बना देते हैं, कुछ पैसे उनकी जेब में पहुंचा देते हैं। लेकिन जहां नेशनल लेवल पर उनकी अस्मिता पर प्रहार होता है वहां आप खामोश रह जाते हैं। यही नीतीश के लिए सच है, यही पासवान के लिए सच है, यही मांझी के लिए सच है, यही चंद्रबाबू नायडू के लिए सच है, ये उन सब लोगों के लिए सच है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, हर आदमी का एक इतिहास होता है। पीयूष पांडे जी की अभी डेथ हुई है, विज्ञापन के बड़े आदमी थे। उनका एक इतिहास है कि उन्होंने लिखा था मिले सुर मेरा तुम्हारा, शानदार गीत। आज भी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम जैसों की ट्रेनिंग बचपन में वैसे ही गीत सुन के हुई थी। लेकिन वही पीयूष पांडे भारतीय जनता पार्टी के लिए जाकर लिखते हैं अब की बार मोदी सरकार। आप बताइए उनको किस चीज के लिए याद किया जाएगा? बहुत साफ लगता नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही थी, तब तो मिले सुर मेरा तुम्हारा लिख दिया। और जब देखा बीजेपी की सरकार आने वाली है, इनकी ताकत होने वाली है, तो इनके हाथों में खेलने लगे अब की बार मोदी सरकार, और ऐसे 50 नारे मोदी जी के लिए लिख दिए। तो हम क्या कहेंगे उनको? हम कहें कि नहीं बड़े सेकुलर हैं क्योंकि एक गाना लिख दिए थे, या फिर हम ये कहें कि विचारधारा कोई नहीं है, जब जिसकी हवा चली उसमें बह गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नीतीश कुमार हो, बाकी सारे लोग हों, दरअसल इसी में जाकर फंसे हैं। सत्ता का लालच इतना भारी हो गया है, सत्ता का लालच इतना बड़ा हो गया है, किसी भी तरह से जोंक की तरह मुख्यमंत्री पद पर चिपके रहने की जरूरत इतनी ज्यादा महसूस होने लगी है कि किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। जिस मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, उस मोदी के बगल में खड़े होकर इतनी तारीफ करते हैं। उस मोदी की ई मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है तो हाथ जुड़ा ही रहता है पूरे टाइम। क्यों जुड़ा है यह हाथ? सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए और कुछ नहीं। इसीलिए नीतीश कुमार जैसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, किसी भी तरह की विचारधारा नहीं है। जब लालू जी का शासन था उनके साथ रहे, फिर अलग होकर अपना शासन बनाया, और उसके बाद जब लगा बीजेपी के साथ चले गए, जब लगा लालू जी के पास लौट गए। बस बचा के रखी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी। इसीलिए जब ये लोग गठबंधन से सवाल पूछ रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो रुक के सोचना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग तो इस देश में उनके साथ हाथ मिलाकर उनकी गोद में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की बात कर रहे हैं, जिनसे जुड़े हुए लोग लगातार मुसलमानों के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं। और ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मामला इस देश के संसाधन की लूट का भी है। ये मामला आरक्षण का अधिकार छीनने का भी है। कभी एनएफएस के नाम पर, कभी किसी नाम पर लगातार आरक्षण पर कुठाराघात किया जाता है। ये मामला लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियों से वंचित करने का है। जहां प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि लोग रील बना रहे हैं। अब रील से कितनी कमाई होती है, जो मित्र रील बनाते होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन ये तो सभी लोग जानते हैं कि रील बनाना और रील देखना इस देश को कैसे इलिटरेट बना रहा है, अनपढ़ बना रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करते हैं, रील की बात करते हैं। कभी पकौड़े तलने की बात करते हैं। गृह मंत्री कहते हैं बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि जमीन नहीं है। और नीतीश बाबू गोल 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 घुमाते हैं
मुसलमान उप मुख्यमंत्री, मुसलमान मुख्यमंत्री, ये सब कहानी तो छोड़ दीजिए। इस देश की जनता को इज्जत के साथ रहने का अधिकार जो थोड़ा बहुत मिला था वो भी छीनने की कोशिश हो रही है। और नीतीश कुमार ऐसे टाइम में छीनने वालों के साथ खड़े हैं। इतिहास में यही लिखा जाएगा। बिहार चुनाव बहुत मजेदार चल रहा है। अभी कह पाना बहुत मुश्किल काम है कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन लगातार चीजें होती रहेंगी। इस बीच में मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं तो बहुत ज्यादा अपडेट नहीं दे पाऊंगा। फिर भी जैसा जब मुझे लगेगा, वहां से वक्त मिलेगा, मैं जरूर आप सबके बीच में आऊंगा। देखते रहिए और सोचिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। नेता बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी बात करेंगे। सोचिए कि व्यापक हित किसमें है। 2-4 हज़ार रुपए पॉकेट में मिल जाएंगे, 15 दिन में खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर 50,000 30,000 की नौकरी मिल जाएगी तो आपका घर बदल जाएगा, आपका रहने का तरीका बदल जाएगा। कहीं थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा तो आपको अच्छा लग जाएगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर आपकी अस्मिता पर हमला होगा, आपके जीने का अधिकार छीना जाएगा, आपके सम्मान से सर उठाकर चलने का अधिकार छीना जाएगा, तो वो 2-4 हज़ार रुपए किसी काम नहीं आएंगे। सोचना आपको है कि आपका भला किस में है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।